हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं प्लेटो। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लेटो। प्लेटो में आज हमारा दूसरा क्लास है, दूसरा लेक्चर है। हमने इससे पहले एक लेक्चर हमने देख चुके थे हम लोग। इससे पहले जो हम लोगों ने प्लेटो के बारे में क्या क्या देखे थे, पहला था हमारा सामान्य परिचय। इससे पिछले वाले क्लास में हमने प्लेटो के बारे में दो चीजें देखी थी, एक सामान्य परिचय और प्लेटो की रचनाएं। अर्थात प्लेटो के सामान्य परिचय में हम लोग ने देखा कि प्लेटो की जन्म कब हुई, कहाँ उसका जन्म हुआ था, प्लेटो की मृत्यु कब हुई और प्लेटो की जीवन में संबंधित कुछ विशेष बातें क्या थी, वो सब हमने देखे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि प्लेटो अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं की हैं और प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी, ये सब हमने अपनी पिछली क्लास में देखे थे प्लेटो के बारे में। ठीक, अब हम आगे जो देखेंगे, हमने बताया था इसके कि हम प्लेटो के पहले सामान्य परिचय देखेंगे, सामान्य परिचय के बाद प्लेटो की रचनाएं देखेंगे, फिर उसकी चिंतन पद्धति देखेंगे, फिर प्लेटो की न्याय प्रणाली देखेंगे, फिर प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार देखेंगे, फिर प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार देखेंगे। इसी तरह हम प्लेटो के आदर्शवाद क्लास तक जाएंगे एक एक करके। तो हमारा जो दो टॉपिक खत्म हो गया है, प्लेटो का सामान्य परिचय और प्लेटो की चिंतन पद्धति। और हम आज जो इसके तीसरे टॉपिक देख रहे हैं वो है प्लेटो का चिंतन पद्धति। ठीक है, तो आज हमारा क्या होगा? प्लेटो की चिंतन पद्धति। प्लेटो की चिंतन पद्धति। अर्थात प्लेटो ने अपने चिंतन में या अपनी रचनाओं में किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया है। हालांकि प्लेटो ने अपने चिंतन में कोई एक पद्धति का प्रयोग नहीं किया है। प्लेटो अपनी रचनाओं में, अपने चिंतन में कई पद्धतियों का प्रयोग किए हैं, जैसे द्वंद्वात्मक पद्धति, उसके बाद विश्लेषणात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, स्वदेशात्मक पद्धति, सादृश्यात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति। कई पद्धतियों का उन्होंने प्रयोग किया। हम यहाँ लिख देते, प्लेटो ने अपने चिंतन पद्धति में अपने चिंतन में कई पद्धतियों का प्रयोग किया, जैसे द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक विधि पद्धति, फिर प्लेटो ने अपने चिंतन में निगमनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया, निगमनात्मक पद्धति। फिर प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति के अलावा स्वदेशात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया, स्वदेशात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया। सादृश्यात्मक पद्धति का उन्होंने अपने चिंतन में प्रयोग किया, सादृश्यात्मक। और फिर उन्होंने अपने चिंतन में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया, ऐतिहासिक पद्धति। प्लेटो ने अपने चिंतन में कई पद्धतियों का प्रयोग किया, जैसे द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, स्वदेशात्मक पद्धति, सादृश्यात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति। प्लेटो की इस जो द्वंद्वात्मक पद्धति, इसको इसके हम इंग्लिश भी लिख लेते हैं। इसकी इंग्लिश है डायलेक्टिकल मेथड। द्वंद्वात्मक पद्धति इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायलेक्टिकल मेथड। ठीक, जो विश्लेषणात्मक पद्धति है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल पद्धति, एनालिटिकल मेथड। जो निगमनात्मक पद्धति है इसको इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव, इसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड। और जो प्लेटो की सुधात्मक पद्धति है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेलियोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल।
मेथड। और जो सादृश्यात्मक पद्धति है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनोलॉजिकल, एनोलॉजिकल मेथड, एनोलॉजिकल मेथड। और जो ऐतिहासिक पद्धति है इसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोरिकल मेथड। तो प्लेटो ने अपने चिंतन में कुल कई पद्धतियों का प्रयोग किया, जैसे द्वंद्वात्मक पद्धति जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायलेक्टिकल मेथड, विश्लेषणात्मक पद्धति या एनालिटिकल मेथड, और निगमनात्मक पद्धति अर्थात डिडक्टिव मेथड। और उसके अलावा क्या किस पद्धति का प्रयोग किया? स्वदेशात्मक पद्धति या टेलियोलॉजिकल मेथड। सादृश्यात्मक पद्धति का भी उन्होंने प्रयोग किया जिसको इंग्लिश में एनालॉजिकल मेथड कहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपने चिंतन में ऐतिहासिक पद्धति अर्थात हिस्टोरिकल मेथड का भी उन्होंने अपने चिंतन में प्रयोग किया। प्लेटो ने अपनी चिंतन पद्धतियों में इन सारी पद्धतियों का प्रयोग किया है। अब हम इन पद्धतियों को देखते हैं कि ये क्या है, ये पद्धतियां क्या क्या हैं ये सब। तो एक एक करके इन पद्धतियों के बारे में देखते हैं। पहला हम देखते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति कि द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है। प्लेटो ने अपने चिंतन में जिन जिन पद्धतियों का प्रयोग किया है वो पद्धतियां है क्या, उसके बारे में भी हमें जानना है कि द्वंद्वात्मक पद्धति क्या होती है, विश्लेषणात्मक पद्धति क्या होती है, और उसके बाद सादृश्यात्मक पद्धति क्या होती है, निगमनात्मक पद्धति क्या होती है, सादृश्यात्मक पद्धति क्या होती है। अब हम एक एक चीजें उनके बारे में देखेंगे। तो जो पहला है द्वंद्वात्मक पद्धति जिसको इंग्लिश में डायलेक्टिकल मेथड भी कहते हैं। प्लेटो की जो द्वंद्वात्मक पद्धति होती है, अर्थात ये समझ लें हम कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है यह होती है संवाद या वार्तालाप की शैली होती है। द्वंद्वात्मक पद्धति को क्या कहते हैं? संवाद या वार्तालाप की शैली। ठीक है। द्वंद्वात्मक पद्धति उससे कहते हैं जब हम संवाद या वार्तालाप करते हैं। इसमें क्या है? तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य की खोज किया जाता है। जब दो लोग या कई लोग बैठ के संवाद करते हैं, संवाद या वार्तालाप करते हैं, तो उसमें तर्क वितर्क किया जाता है। और जब तर्क वितर्क के माध्यम से क्या करते हैं, हम सही निष्कर्ष पहुंचते हैं, हम सत्य की खोज करते हैं, तो यही हमारी क्या हो गई? द्वंद्वात्मक पद्धति। इसी को हम कहते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति। फिर उसके अलावा जो हमारा आ गया अगला विश्लेषणात्मक पद्धति या एनालिटिकल मेथड। इसमें क्या है? किसी वस्तु के मौलिक तत्व को, विश्लेषणात्मक पद्धति क्या होती है? इसमें किसी वस्तु के मौलिक तत्व को कई भागों में विभाजित कर लिया जाता है, कई भागों में विभाजित कर लिया जाता है और फिर उसका अलग अलग विश्लेषण किया जाता है। अगर हम किसी वस्तु के मौलिक तत्व को अलग अलग भागों में विभाजित कर लें और फिर उसका अलग अलग हम विश्लेषण करें, तो ये हमारी कौन सी पद्धति कहलाती है? विश्लेषणात्मक पद्धति कहलाती है। प्लेटो अपने चिंतन में उन्होंने मानव के मूल तत्व क्या है? आत्मा। उन्होंने मानव के मूल तत्व अर्थात आत्मा को कई भागों में विभाजित किया। आत्मा को उन्होंने कई भागों में विभाजित किया और फिर उनके अलग अलग भागों को उन्होंने क्या किया? विश्लेषण किया। अर्थात यहाँ पर प्लेटो ने किस पद्धति का प्रयोग? विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया। यहाँ पे प्लेटो ने मानव आत्मा, जब वो प्लेटो मानव आत्मा के संबंध विश्लेषण कर रहे थे या मानव के बारे में, तो उसके मौलिक तत्व अर्थात आत्मा को उन्होंने कई भागों में पहले विभाजित कर लिया, फिर उनका उन्होंने अलग अलग विश्लेषण किया। तो यही जो हमारी पद्धति होती है क्या है? विश्लेषणात्मक पद्धति है। विश्लेषणात्मक पद्धति के बाद फिर हमारा आता है निगमनात्मक पद्धति। अब निगमनात्मक पद्धति क्या है? ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। निगमनात्मक पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। निगमनात्मक पद्धति में इसमें जो है अगर कोई व्यक्ति इस पद्धति का प्रयोग कर रहा है तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन सी पद्धति है? कोई व्यक्ति अपने चिंतन में किस पद्धति का प्रयोग कर रहा है? अगर वह निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग कर रहा है तो इसके लिए ये पहचान है कि पहले दार्शनिक या कोई व्यक्ति पहले कुछ मूल सिद्धांतों को आधारभूत मान लेता है। इस पद्धति में, निगमनात्मक पद्धति में दार्शनिक पहले क्या करते हैं? पहले कुछ सिद्धांतों को आधारभूत मान लेते हैं जो हमेशा या सर्वदा क्या हो? सत्य हो। जो सर्वदा क्या हो? सत्य हो। फिर इसी आधार को बेस बना के वो कुछ विशिष्ट निर्णय निकालते हैं। दार्शनिक क्या करते हैं? पहले कुछ सिद्धांतों को आधार मान लेते हैं जो कि यहाँ सर्वदा सत्य हो
वो उसको कभी भी किसी भी स्थिति में कहीं भी नकारा नहीं जा सकता है। उसी को आधार मानकर फिर क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट निर्णय निकालते हैं। जब इस तरह से जब पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो होता है हमारा निगमनात्मक पद्धति अर्थात डिडक्टिव मेथड होता है। आप लोग समझ गए निगमनात्मक पद्धति क्या होता है, अर्थात पहले कुछ मूलभूत बातों को, कुछ सिद्धांतों को आधार मान लिया जाता है, फिर उसी सिद्धांत को आधार बना के फिर कुछ विशिष्ट निर्णय जब निकालते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, निगमनात्मक पद्धति होता है, अर्थात हम निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर हमारा है स्वदेशात्मक पद्धति। अब स्वदेशात्मक पद्धति क्या है, स्वदेशात्मक पद्धति में किस तरह से यूज किया जाता है। जब हम स्वदेशात्मक पद्धति में जब हम कोई विचार देते हैं और उस विचार देने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है, जब हम किसी उद्देश्य को देखकर अपने विचार देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्वदेशात्मक पद्धति। जैसे प्लेटो का जो मुख्य उद्देश्य था, प्लेटो का मुख्य उद्देश्य था एक आदर्श राज्य की स्थापना करना, और आदर्श राज्य में जो राज्य का जो शासक होगा वह होगा एक दार्शनिक। अब प्लेटो को एक दार्शनिक शासक का निर्माण करना था अपने आदर्श राज्य के लिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने शिक्षा सिद्धांत दिया अपना। एक दार्शनिक शासक बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना शिक्षा सिद्धांत दिया। तो उनको जो शिक्षा सिद्धांत दिया क्या है, स्वदेशात्मक पद्धति, अर्थात उन्हें शिक्षा जो सिद्धांत दिया वो किसी उद्देश्य को रख के उन्होंने अपना शिक्षा सिद्धांत दिया। और यही हमारा क्या है, स्वदेशात्मक पद्धति, स्वदेशात्मक अर्थात टेलियोलॉजिकल मेथड, इसी को हम कहते हैं। अर्थात अगर किसी उद्देश्य को दे रख कर हम अपना कोई विचार दे रहे हैं तो अर्थात हम क्या किस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, स्वदेशात्मक पद्धति का। और प्लेटो ने अब जब अपनी शिक्षा सिद्धांत दिया था तो उन्होंने स्वदेशात्मक पद्धति का प्रयोग किया, क्योंकि उनका जो शिक्षा सिद्धांत था उन्होंने अपने एक दार्शनिक शासक को उद्देश्य में रखकर उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। फिर अगला हमारा है सादृश्यात्मक पद्धति। अब ये सादृश्यात्मक पद्धति क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनालॉजिकल मेथड। सादृश्यात्मक पद्धति या एनालॉजिकल मेथड। सादृश्यात्मक पद्धति में जब हम किसी चीज से समानता प्रकट करते हैं या उसकी सादृश्यता दिखाते हैं तो उसमें हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है सादृश्यात्मक पद्धति। जैसे अगर एग्जाम्पल तौर पे हम कहें कि राम कौवे जितना काला है, कि राम कौवे जितना काला है, तो यहां राम काला तो है, राम काला तो है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, उसकी किसी से समानता दिखा रहे हैं कि वह कितना काला है, जितना कौवा काला है। इसमें हम कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, और एग्जाम्पल देने से हम यह स्पष्ट मालूम हो जा रहा है कि राम काला तो है लेकिन कितना काला है, और हम बता दे रहे हैं कि कौवा जितना काला है, तो कहीं ना कहीं ये सादृश्यता प्रकट कर रहा है। इसी तरह जब प्लेटो अपने विचार दे रहे थे तो अपने विचार देते वक्त वो कई जगह रह के एग्जाम्पल भी देते जा रहे थे, पौराणिक कथाओं के माध्यम से या भौतिक जगत की दुनिया के माध्यम से। वो जो अपने विचार दे रहे थे, विचार देने के साथ साथ वो एग्जाम्पल भी देते जा रहे थे या उदाहरण भी दे रहे थे। तो यही हमारा हुआ क्या, सादृश्यात्मक पद्धति। अर्थात वो अपने जब विचार दे रहे थे तो अपने विचार को देने के साथ साथ कई उदाहरणों के माध्यम से उसकी क्या समानता प्रकट कर रहे थे, समानता दिखा रहे थे, सदस्यता दिखा रहे थे। यही हमारा है सादृश्यात्मक पद्धति। और लास्ट हमारा है ऐतिहासिक पद्धति या हिस्टोरिकल मेथड। प्लेटो जब कोई अपना विचार देता है इतिहास को आधार बना के, जब कोई इतिहास को आधार बना के अपना विचार दे तो वो हमारा क्या होगा, ऐतिहासिक पद्धति अर्थात हिस्टोरिकल मेथड। हमने इतिहास को आधार में रख के हमने अपने विचार दिए। तो इसी तरह प्लेटो भी जब अपने विचार दे रहे थे तो उन्होंने कहीं कहीं जगह इतिहास को भी उन्होंने कहीं कहीं आधार बनाया। इसलिए ये कहा जाता है कि प्लेटो ने अपने चिंतन में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया उन्होंने। जैसे प्लेटो अपने ग्रंथ रिपब्लिक में राज्य के विकास की
चार अवस्थाओं का राज्य की विकास की चार अवस्थाओं का वर्णन किया था। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में राज्य के विकास की चार अवस्थाओं का क्या क्या वर्णन किया, और ये किस आधार पर उन्होंने किया? ऐतिहासिक आधार पे, इतिहास को आधार बना के उन्होंने इसका वर्णन किया। तो अर्थात कहीं ना कहीं प्लेटो ने किस पद्धति का प्रयोग किया? ऐतिहासिक पद्धति। तो हमने क्या क्या देखा कि द्वंद्वात्मक पद्धति, एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं कि प्लेटो ने जिन जिन पद्धतियों का प्रयोग किया अपने चिंतन में वो क्या क्या है। एक चीज बार हम उसको दोबारा क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। प्लेटो ने पहला द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया, और द्वंद्वात्मक पद्धति क्या होता है? संवाद या वार्तालाप की शैली होती है। जब दो या तीन लोग बैठ कर संवाद या वार्तालाप करते हैं और उसमें तर्क वितर्क के माध्यम से जब सत्य की खोज का सही निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? द्वंद्वात्मक पद्धति। फिर विश्लेषणात्मक पद्धति में क्या होता है? विश्लेषणात्मक पद्धति में होता है जब हम किसी वस्तु के मौलिक तत्व को कई भागों में विभाजित कर लेते हैं, कई भागों में विभाजित करने के बाद जब उसका हम पृथक पृथक अध्ययन करते हैं, तो यह हमारा हो जाता है एनालिटिकल मेथड, अर्थात विश्लेषणात्मक पद्धति। और निगमनात्मक पद्धति क्या होता है? निगमनात्मक पद्धति में हम क्या करते हैं? पहले कुछ सिद्धांतों को आधार मान लेते हैं जो सर्वदा सत्य हो। पहले हम क्या करते हैं? निगमनात्मक पद्धति में कुछ सिद्धांतों को आधार मान लेते हैं जो सर्वदा सत्य हो, फिर उसी को आधार बनाकर, उसी सिद्धांत को आधार बनाकर हम कुछ विशिष्ट निर्णय निकालते हैं। तो हम क्या किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? निगमनात्मक पद्धति का। यही हमारा हो गया निगमनात्मक पद्धति। और फिर अगला हमारा था सुदेशात्मक पद्धति, अर्थात जब हम अपना कोई विचार देते हैं और उस विचार देने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है, तो अर्थात हमने किस पद्धति का प्रयोग किया? सुदेशात्मक पद्धति का। और जब हम अपना कोई विचार देते हैं, अब विचार देने के साथ साथ जब हम एग्जाम्पल भी देते हैं, उदाहरण देते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम उसकी अपने विचार की समानता उससे प्रकट करते हैं। जैसे प्लेटो ने जब अपने विचार दे रहे थे तो उन्होंने पौराणिक कथाओं के माध्यम से भी अपने कई उदाहरण दिए, पौराणिक कथाओं के उन्होंने कई उदाहरण दिए अपने विचार देते समय। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे थे कि अपने विचारों की तुलना कर रहे थे, उदाहरण के माध्यम से सादृश्यता प्रकट करना चाह रहे थे। तो ये हमारा क्या हो गया? सादृश्यात्मक पद्धति। और जब हम इतिहास को आधार बनाकर अपने विचार देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? हिस्टोरिकल मेथड, अर्थात ऐतिहासिक पद्धति। और प्लेटो ने इन सारी पद्धतियों का प्रयोग किया था अपने चिंतन में। तो ये हो गया प्लेटो की चिंतन पद्धति। प्लेटो ने अपने चिंतन में कई पद्धतियों का प्रयोग किया, जैसे द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति और सुदेशात्मक पद्धति, सादृश्यात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति। तो हम लोगों ने प्लेटो की चिंतन पद्धति को देख लिया है। अब हम इसको लिख लेते हैं जो हमने अभी देखा है। तो हम लिखते हैं, हेडिंग हम डालेंगे प्लेटो की चिंतन पद्धति। हेडिंग होगी प्लेटो की चिंतन पद्धति। चिंतन पद्धति में लिखिएगा, पहले हेडिंग डालेंगे प्लेटो की चिंतन पद्धति, फिर इसमें लिखेंगे प्लेटो ने अपने चिंतन में बहुत ही पद्धतियों का प्रयोग किया है। प्लेटो ने अपने चिंतन में बहुत पद्धतियों का प्रयोग किया है। प्लेटो ने अपने चिंतन में बहुत ही पद्धतियों का प्रयोग किया है, जैसे द्वंद्वात्मक पद्धति, पहला द्वंद्वात्मक पद्धति, दूसरा विश्लेषणात्मक पद्धति, इसको इंग्लिश में कहेंगे एनालिटिकल मेथड। ठीक। तीसरा, जैसे लिखेंगे पहला द्वंद्वात्मक पद्धति, दूसरा विश्लेषणात्मक पद्धति, तीसरा निगमनात्मक पद्धति। इसको इंग्लिश में कहें डिडक्टिव मेथड। ठीक। ये चौथा हमारा इस है
चौथा हमारा है स्वदेशात्मक पद्धति। स्वदेशात्मक पद्धति, स्वदेशात्मक पद्धति, इसको बोलेंगे टेलियोलॉजिकल पद्धति। टेलियोलॉजिकल पद्धति, टेलियोलॉजिकल मेथड। फिर अगला है सादृश्यात्मक पद्धति। सादृश्यात्मक, सादृश्यात्मक पद्धति, इसको इंग्लिश में कहेंगे एनालॉजिकल मेथड। एनालॉजिकल मेथड, लॉजिकल मेथड। और छठवां है ऐतिहासिक पद्धति। इसको इंग्लिश में कहेंगे हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड, ठीक। प्लेटो ने अपने चिंतन में बहुत ही पद्धतियों का प्रयोग किया है, जैसे द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति या एनालिटिकल मेथड, निगमात्मक पद्धति या डिडक्टिव मेथड। चौथा स्वदेशात्मक पद्धति या टेलियोलॉजिकल मेथड। पांचवा है सादृश्यात्मक पद्धति या एनालॉजिकल मेथड। और छठवां है ऐतिहासिक पद्धति या हिस्टोरिकल मेथड। अब हम एक एक हेडिंग लिखते हैं। पहला हम देखेंगे द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है। हेडिंग लिखें, हेडिंग हमारी होगी पहला द्वंद्वात्मक पद्धति होगी। हमारी हेडिंग पहले क्या होगी, द्वंद्वात्मक पद्धति अर्थात डायलेक्टिकल मेथड। हम अब एक एक करके देखते हैं। इसमें लिखेंगे यह संवाद या वार्तालाप की शैली है। यह संवाद या वार्तालाप की शैली है। इसमें तर्क वितर्क के आधार पर सत्य का अन्वेषण किया जाता है। इसमें तर्क वितर्क के आधार पर सत्य का अन्वेषण किया जाता है। फिर आगे, प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से द्वंद्वात्मक शैली ग्रहण की। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से द्वंद्वात्मक शैली ग्रहण की। अर्थात प्लेटो ने जो शैली ग्रहण की थी, किससे की थी, अपने गुरु सुकरात से। फिर उसी में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसकी आलोचना। इसकी कि द्वंद्वात्मक पद्धति जो है इसकी आलोचना क्या है, इसकी कुछ आलोचना भी है। ठीक है, इसी में हम नीचे लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद फिर लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आलोचना। फिर आलोचना लिखते हैं, इसमें उत्तर से अधिक प्रश्न पर जोर दिया जाता है। इसमें उत्तर से अधिक प्रश्न पर जोर दिया जाता है। इसमें उत्तर से अधिक प्रश्न पर जोर दिया जाता है। अतः मस्तिष्क अस्पष्ट होने के बदले भ्रांत हो जाता है। अतः मस्तिष्क अस्पष्ट होने के बदले भ्रांत हो जाता है। इस पद्धति में क्या है, अगर एक चीज का आंसर मिल गया तो फिर नया आंसर, नया प्रश्न खड़ा हो जाता है। फिर उस चीज का उत्तर मिला तो फिर नया प्रश्न उस पर बन जाता है। तो प्रश्न 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 पे प्रश्न बनते जाते हैं। इससे क्या होगा, मस्तिष्क अस्पष्ट होने के बजाय क्या आता है, उसमें और भ्रांत हो जाती है कि अच्छा एक का मिला तो फिर उसके बाद एक के बाद एक एक नए प्रश्न बनते जाते हैं। एक का उत्तर मिला नहीं कि दूसरे को प्रश्न तैयार हो जाता है। इसलिए मस्तिष्क में अस्पष्ट अवधारणा बनने की जगह क्या हो जाती है, भ्रांतियां हो जाती है मन में। तो यही इसकी आलोचना है। अब दूसरी हेडिंग रहेगी हमारी विश्लेषणात्मक पद्धति अर्थात एनालिटिकल मेथड। दूसरी हेडिंग हमारी है विश्लेषणात्मक पद्धति या एनालिटिकल मेथड। इसमें लिखते हैं इस पद्धति में किसी वस्तु के मौलिक तत्व को इस पद्धति में किसी वस्तु के मौलिक तत्व को विभाजित कर उसका पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में किसी वस्तु के मौलिक तत्व को विभाजित कर उसका पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। प्लेटो ने इस पद्धति का प्रयोग करते हुए आत्मा के 3 तत्व बताएं।
प्लेटो ने इस पद्धति का प्रयोग करते हुए आत्मा के 3 तत्व बताएं। विवेक, साहस बताएं, उसके बाद क्या लीजिएगा, बताएं बाद ऐसे एक लाइन खींच लीजिएगा, उसके लिखिए आगे लिखिएगा विवेक, साहस और क्षुधा। क्षुधा मीन्स लालसा, क्षुधा मीन्स होता है क्षुधा, कोष्टक में लालसा कर लीजिएगा। तो प्लेटो ने इस पद्धति का प्रयोग करते हुए आत्मा के 3 तत्व बताएं, विवेक, साहस एवं क्षुधा, या क्षुधा को लालसा भी हम कहते हैं। इस आधार पर उसने राज्य के निर्माणकारी वर्गों को राज्य के निर्माणकारी वर्गों को 3 भागों में बांटा है। इसी आधार पर उसने राज्य के निर्माणकारी वर्गों को 3 भागों में बांटा है। पहला दार्शनिक, दूसरा सैनिक, तीसरा उत्पादक वर्ग। तीसरा क्या है, उत्पादक वर्ग। हमारी अगली हेडिंग है निगमनात्मक पद्धति। अगली हेडिंग है निगमनात्मक पद्धति। हम देखते हैं कि ये क्या है, निगमनात्मक पद्धति अर्थात डिडक्टिव मेथड। इसमें लिखते हैं इस विधि में दार्शनिक कुछ सिद्धांतों को आधारभूत मानता है। इस विधि में दार्शनिक कुछ सिद्धांतों को आधारभूत मानता है जो सर्वदा सत्य हो, पूर्ण विराम। फिर उसके आगे इसी के आधार पर कुछ विशिष्ट निर्णय निकाले जाते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाला पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली पद्धति कहते हैं। प्लेटो ने सुशासन के कुछ सिद्धांतों को आधार रूप में स्वीकार किया। इसी आधार पर उसने रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया। प्लेटो ने सुशासन के कुछ सिद्धांतों को आधार रूप में स्वीकार किया और इसी आधार पर उसने रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया। ये हो गया हमारा निगमनात्मक पद्धति। अब चौथा हमारा जो है वो है स्वदेशात्मक पद्धति। इसको हम लिख लेते हैं कि स्वदेशात्मक पद्धति क्या है। स्वदेशात्मक अर्थ है, स्वदेशीयता का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु का कुछ उद्देश्य होता है। स्वदेशीयता का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु का कुछ उद्देश्य होता है और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सतत प्रयत्नशील रहता है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का दार्शनिक आधार स्वदेशीयता ही है। अब हम अगले देखेंगे 5वां सादृश्यात्मक पद्धति अर्थात एनालॉजिकल मेथड। इसमें लिखेंगे प्लेटो ने अपने लेखन शैली में
सादृश्य और पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया है। प्लेटो ने अपने इस लेखन शैली में पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया है। प्लेटो ने अपने लेखन शैली में पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया है। उसने ज्यादातर उदाहरण भौतिक जगत से लिए हैं। उसने ज्यादातर उदाहरण भौतिक जगत से लिए हैं। सादृश्यात्मक पद्धति क्या है? जब प्लेटो अपनी कोई विचार देते हैं और विचार देने के साथ साथ ही उसके साथ एग्जाम्पल भी देते जाते हैं, जैसे उन्होंने पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया एग्जाम्पल देने में, और कुछ भौतिक दुनिया से संबंधित उन्होंने कुछ उदाहरण दिए ज्यादातर। तो ये सब क्या है? अर्थात उन्होंने क्या किस पद्धति का प्रयोग किया? सादृश्यात्मक पद्धति का। अब छठवां हमारा लास्ट, ऐतिहासिक पद्धति। ये ऐतिहासिक पद्धति क्या है? ठीक, हिस्टोरिकल मेथड। इसमें लिखिएगा, प्लेटो ने ऐतिहासिक विधि का भी प्रयोग किया है। प्लेटो ने ऐतिहासिक विधि का भी प्रयोग किया है। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में इतिहास के अध्ययन के आधार पर राज्य के विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। राज्य के विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। राज्य के विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो ये हो गया हमारा प्लेटो की चिंतन पद्धति। यही था हमारा प्लेटो की चिंतन पद्धति। अब हम आगे देखेंगे हमारा जो होगा प्लेटो की न्याय संबंधी विचार। प्लेटो का न्याय संबंधी विचार, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार, फिर प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार हम देखेंगे एक एक करके, लेकिन आज इतना ही। अब हम अपने अगले लेक्चर में जो देखेंगे वो होगा हमारा प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। उसी में हम साथ साथ देखेंगे व्यक्ति के संबंध में उनके क्या विचार रहे हैं और राज्य के संबंध में उनके क्या विचार रहे हैं। ये हम अपने प्लेटो के न्याय संबंधी विचार के अंतर्गत ही देखेंगे दोनों टॉपिक। ये दोनों टॉपिक भी, व्यक्ति से संबंधित विचार और राज्य से संबंधित विचार। फिर हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना देखेंगे और प्लेटो के न्याय सिद्धांत और आधुनिक न्याय क्या है उन दोनों में अंतर करके देखेंगे। साथ ही साथ उसके हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके जो प्रभावित उसमें हम साथ ही साथ इसके देखने के बाद उसके प्रमुख तत्व भी देखेंगे। प्लेटो के न्याय और आधुनिक न्याय के देखने के बाद हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या हैं उसको भी हम इसी में देखेंगे। तो ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हमने अब कंप्लीट किया प्लेटो का न्याय संबंधी चिंतन संबंधी प्लेटो की चिंतन पद्धति। आज हमने क्या देखा? प्लेटो की चिंतन पद्धति। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए बाय।